हाय प्यारे बच्चों, आप हैं हैप्पी साइंस चैनल पर और मैं हूं आपका मेंटर, आपका टीचर, आपका एजुकेटर LK। आज का टॉपिक पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में आया है। उसमें pH का हम लोगों ने डिस्कशन किया था, pH क्या है और वो H+ आयन से किस तरह से रिलेटेड है। उसके कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है जिसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ। देखिए, pH की जो वैल्यू है, pH का मतलब है कि वो एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम। उसकी वैल्यू लाइफ में बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारी प्रोसेसेस एक ख़ास pH पर ही होती हैं। मतलब एक ख़ास मीडियम होगा, या तो वो एसिड होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, या फिर बेसिक होना चाहिए, या फिर न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे अगर कोई रिएक्शन हमारे शरीर में या हमारे शरीर में कोई केमिकल प्रोसेस न्यूट्रल सॉल्यूशन में होती है तो फिर वो एसिडिक और बेसिक में नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके लिए सुटेबल मीडियम क्या है, न्यूट्रल मीडियम। इसी तरीके से जैसे डाइजेशन है हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम में होता है, लेकिन अगर वहाँ पे बेसिक मीडियम हो जाए या न्यूट्रल मीडियम हो जाए तो डाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी। तो उसी तरह से बहुत सारी इम्पॉर्टेंस है pH की। तो पहले हम लेते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। मतलब यह है कि प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे, वे एक खास pH पर ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। वे एक खास एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में ही या न्यूट्रल मीडियम में ही रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। अगर वो मीडियम उनको ना मिले तो वे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या तो वो मर जाएंगे या फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो उनकी सुटेबल pH होती है 7 to 7.5। इस pH पर ही रह सकते हैं। मतलब या तो न्यूट्रल मीडियम हो या फिर थोड़ा सा बेसिक हो। जैसे अगर हम पानी से नहाते हैं तो कुछ दिक्कत होती है? नहीं, हम लोग पानी में नहा सकते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। सोप सॉल्यूशन से भी हम लोग नहाते हैं, सोप भी हम लोग लगाते हैं शरीर पर, लेकिन तब भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वहाँ भी मीडियम क्या है, थोड़ा सा बेसिक हो जाता है। लेकिन वुड यू एबल टू टेक बाथ बाय एसिड? नो, क्योंकि एसिड से अगर हम नहाएंगे तो क्या होगा, पूरी खाल उतर जाएगी, पूरी स्किन हमारी जल जाएगी। इसलिए हमारे लिए सुटेबल मीडियम क्या है, न्यूट्रल या थोड़ा सा बेसिक। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। अब जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी पॉल्यूटेंट गैसेस होती हैं क्योंकि इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं, उसमें देखो कौन कौन से पॉल्यूटेंट गैसें होती हैं, SO2, NO2 और CO2। अब ये होता क्या है कि जब बारिश होती है तो ये गैसेस उस पानी में घुल जाती हैं और वो घुल करके क्या बनाती हैं, एसिड। देखिए कैसे एसिड बनाती है, यहाँ पर रिएक्शन भी लिखी है, SO2 + H2O और H2SO3 बनता है। ये है सल्फ्यूरस एसिड। H2SO4 होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये है सल्फ्यूरस एसिड। इसी तरीके से NO2 पानी में घुलकर H2O में घुलकर क्या बनाती है, HNO3। CO2 पानी में घुलकर क्या बनाती है, H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है। तो सारे क्या बन रहे हैं, एसिड बन रहे हैं। अब ये एसिड पानी में बने और बरस गए पानी के साथ, तो इसी बारिश को कहते हैं एसिड रेन। ऐसा नहीं है कि पूरा एसिड का एसिड ही गिर रहा है ऊपर से, नहीं, पानी के साथ घुल के कुछ मात्रा में एसिड नीचे बरस जाता है। और वो जब तालाबों में जाएगा तो क्या होगा, मछलियाँ उसको सहन नहीं कर पाएंगी और मर जाएंगी। जब वो ताजमहल पर गिरेगा तो क्या होगा कि ताजमहल का जो संगमरमर है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कोरोड होने लगेगा, उसका निम्नीकरण होने लगेगा। मतलब वो ऊपर से उसकी जो लेयर है वो उखड़ने लगेगी। इसलिए वो ताजमहल कैसा हो जाएगा, वाइट नहीं रहेगा बल्कि येलोइश कलर का हो जाएगा। तो ये हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ते हैं। जैसे अगर आप उस बारिश में नहा लो, एसिड रेन वाली बारिश में, तो आपको जलन होने लगेगी। तो
तो इसीलिए कहा जाता है कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि पहली बारिश में गैसेस बहुत सारी होती हैं और एक बार जब पानी बरस जाता है तो बहुत सारी घुलकर किस में चली जाती हैं, रेन वाटर में चली जाती हैं, और इसलिए फिर वातावरण साफ़ हो जाता है, एटमॉस्फेयर साफ़ हो जाता है, उसके बाद आप नहा सकते हो। ठीक है, तो पहली बारिश में इसीलिए मना किया जाता है बच्चों। तो ये डेली लाइफ से हमारा एग्जाम्पल है। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और आंसर क्या होगा। आंसर ये होगा कि ड्यू टू पॉल्यूशन गैसेज लाइक SO2, NO2, CO2 आर डिजॉल्व्ड इन रेन वाटर, हेंस रेन वाटर बिकम्स एसिडिक, दिस इज नोन एज एसिड रेन। तो ताजमहल क्यों फेड हो जाता है, तो यही आंसर आप लिख दोगे, ड्यू टू पॉल्यूशन गैसेज लाइक ये। इसी तरीके से मछलियाँ तालाब में क्यों मर जाती है, अगर ये क्वेश्चन आता है तब भी आप ये लिख दोगे, ड्यू टू एसिड रेन, और ये पूरी बात लिख दोगे, ड्यू टू एसिड द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट कंफर्टेबली बिटवीन द pH ऑफ 7 to 7.5, ड्यू टू एसिड द pH लोअर्स डाउन, कम हो जाती है, एंड देन फिशेज गेट किल्ड बाय इट। ओके, अब दूसरा देते हैं pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का क्या महत्व है वो देखते हैं। देखो अलग अलग ऑर्गेनेल्स में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि माउथ कैविटी है, बकल कैविटी, इसके बाद ऊसोफेगस है, उसके बाद आपकी स्टमक है, फिर डिओडेनम है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसमें हर जगह पर, हर ऑर्गन्स में अलग अलग मीडियम होता है, किसी में एसिडिक, किसी में बेसिक, किसी में न्यूट्रल, तभी फूड का डाइजेशन सही से हो पाता है। अब जो स्टमक है, स्टमक हमारा इस साइड होता है, लेफ्ट साइड में, हार्ट के बिल्कुल नीचे एक थैली टाइप की होती है, जिसमें हम जब चबाते हैं भोजन तो उसमें चला जाता है, और उसके बाद वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है और भोजन को पचाया जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि मीडियम एसिडिक होना चाहिए, तभी एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स एलिमेंट्री कैनाल से निकले हुए एंजाइम, यानी स्टमक की दीवार से निकले हुए एंजाइम वहाँ काम कर पाएंगे। और जब एसिडिक होता है तो किसके द्वारा एसिडिक किया जाता है, स्टमक की दीवार से निकले हुए HCl के द्वारा। HCl सिक्रेट होता है और उस सिक्रेशन से मीडियम कैसा हो जाता है, एसिडिक, और फिर हमारे एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं आराम से। कभी कभी क्या होता है कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी दर्द होता है, उल्टी सी आती है, इरिटेशन होता है और खाना पचता नहीं है। इस इंडाइजेशन में क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है वो एक्सेस एसिड निकाल देता है, एक्सेस एसिड सिक्रेट कर देता है। अब सिक्रीशन हुआ एक्सेस एसिड का, जो कि उतना हमें चाहिए नहीं, क्योंकि देखो ज़्यादा अगर H+ आयन हो जाएंगे तो pH बहुत कम हो जाएगी। तो मीडियम टाइप के H+ आयन यहाँ स्टमक में चाहिए, ताकि pH उतनी बनी रहे जितने में एंजाइम काम कर सकते हैं। तो एक्सेस एसिड जब हो गया, मीडियम pH बहुत लोअर हो गई, तो अब एंजाइम वहाँ काम नहीं कर पाएंगे और फूड का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इंडाइजेशन प्रॉब्लम उस समय होती है। अब बताओ कि इस एसिड को ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है, कौन सा सॉल्यूशन लोगे। यस बच्चों, बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन अगर हम लोग इनटेक करेंगे तो एक्सेस जो एसिड निकला है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें रिलीफ मिल जाएगा। तो बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है। अब ऐसा मत करना कि भाई सर ने बताया था कि बेसिक सॉल्यूशन तो सोप होता है तो सोप घोल के पी लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि सोप आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट या जो बेकिंग सोडा किचन में होता है वो थोड़ा सा घोल के पी लेंगे तो एसिड हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक बॉटल होती है जिसमें कि मरीजों के पास आपने देखी होगी, उसमें क्या होता है कि वाइट कलर का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या, सिरप होती है, गाढ़ी गाढ़ी होती है, और वो गैल्यूसिल नाम से आती है, और भी ब्रांड हो सकते हैं। तो गैल्यूसिल चूँकि मुझे पता था इसलिए मैंने बता दिया, और कोई बात नहीं है। तो वो उसमें होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और वो भी क्या होता है, बेस। तो जब हम बेस पीते हैं
तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इसलिए ये देखो लिखा है, ये आंसर होगा उसका कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस एक्सेस एसिड विच कॉजेज पेन, इरिटेशन एंड फीलिंग ऑफ बर्निंग। दिस स्टेज इज नोन एज एसिडिटी। तो पूछ सकता है कि एसिडिटी क्या है। फिर आप उससे ये भी पूछ सकता है कि व्हेन यू सफर्ड फ्रॉम एसिडिटी हाउ विल यू गेट रिड ऑफ इट, कैसे आप छुटकारा मिलेगा। तो आप कहोगे कि वी हैव टू टेक ए लाइट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, ऐसा नहीं कि NaOH घोल के पी लिया सारा स्टमक जल जाएगा। लाइट बेस टू न्यूट्रलाइज दिस एक्सेस एसिड एंड आफ्टर टेकिंग दिस लाइट बेस वी गेट रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी। इसके बाद है pH इन टूथ डिके। अब टूथ डिके कैसे होता है वो देख लो बच्चों, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं। उसका मतलब उसका कारण ये है कि जैसे हम कोई खाना खाया, अब खाना खाया तो खाना दांतों के बीच में फंसा रह गया या माउथ कैविटी में ही रह गया, कुछ उसके फूड पार्टिकल्स, चॉकलेट खाई वो चिपक गई, शुगर अगर है तो वो वहाँ पे रह गई। इसके बाद क्या होता है कि हम सो गए रात में और बैक्टीरिया फिर अटैक करते हैं उस फूड पार्टिकल्स पे, और जो फूड पार्टिकल होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं और क्या बनाते हैं, एसिड। और वो एसिड हमारे दांतों के इनेमल जो होता है ना, हार्ड कोटिंग होती है दांतों के ऊपर, और वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल भी है बॉडी में। तो एक क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि विच इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इनसाइड योर बॉडी, तो आप क्या कहोगे, इनेमल। तो दांतों के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद चमकीला होता है वो होता है इनेमल, और इनेमल पर जब एसिड अटैक करता है तो वो इनेमल कोरोड हो जाता है, वहाँ से उसकी लेयर हटने लगती है। इसी को बोलते हैं दांतों की सड़न। तो किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से। और एसिड कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, फूड पार्टिकल से, और किसकी वजह से, बैक्टीरिया ने उसको डिकम्पोज किया। तो अब आप क्या करो, इससे बचने का क्या उपाय है। इससे बचने का उपाय ये है कि कुछ बेसिक सब्सटेंस से आप दांत और बकल कैविटी, माउथ कैविटी को साफ़ कर लें, ताकि वो अगर एसिड वगैरह बन भी रहा है तो वो दूर हो जाए और दांत भी साफ़ हो जाए, मुंह से कोई सारे फूड पार्टिकल्स निकल जाएं। तो इसीलिए टूथपेस्ट में कुछ बेसिक मटेरियल डाले जाते हैं जो कि एसिड अगर बना भी है तो उसको न्यूट्रलाइज कर दें। और सबसे अच्छी बात यह है, आपको करना है कि हर रोज़ ब्रश करना है, वो भी रात में और सुबह दोनों टाइम। तो रात में सोने से पहले, सुबह तो आप करते ही हैं, जिससे आपके दांत खराब नहीं होंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है इसी तरीके से कि व्हाट इज टूथ डिके। तो आप यहाँ पे सीधे लिखोगे जो आंसर लिखा है, व्हेन फूड पार्टिकल्स इन माउथ कैविटी डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया, एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस, दिस लोअर्स द pH एंड डिके ऑफ द टूथ स्टार्ट्स। ठीक है। तो इस तरीके से टूथ डिके होता है। और किसको प्रिवेंट कैसे करोगे वो हमने बता दिया कि टूथपेस्ट में बेसिक सब्सटेंस होता है विच न्यूट्रलाइजेज द एसिड प्रोड्यूस एंड क्लीन आवर बकल कैविटी सो दैट फूड पार्टिकल्स ऑल्सो expelled from the mouth and thus our tooth decay stops। ओके। इसके बाद फोर्थ है हमारा सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सेल्फ डिफेंस क्या है कि देखो, अगर चींटी को भी दबाओगे, कहावत है, तो वो भी काटने का प्रयास करेगी, लेकिन अगर चींटी काटेगी तो उसका असर उतना नहीं होगा, क्योंकि उसके जो टीथ या जो भी होंगे जो वो इंजेक्ट करती है वो उतने ज़्यादा ताकतवर नहीं होते और वो बहुत ज़्यादा घाव भी नहीं बनाते। तो इसलिए अब नेचर ने उसको ऐसी चीज़ दी है कि भाई एसिड वो जब काटती है तो एसिड इंजेक्ट कर देती है आपके अंदर, और एसिड जैसे ही इंजेक्ट होता है हमारे स्किन के अंदर, हमें इरिटेशन और दर्द और ये सब होने लगता है, इसलिए हम वहाँ से हट जाते हैं और चींटी बच जाती है। तो ये उनका सेल्फ डिफेंस है, वो अपनी रक्षा कर सकें। अब देखो इसी तरीके से मधुमक्खी है, मधुमक्खी के छत्ते में भी अगर आप पत्थर मारते हो तो वो काटती हैं, और काटने में वो भी एसिड हमारे स्किन में डालती हैं, तो हमें सूजन, जलन, दर्द ये सब होता है और हम वहाँ से हट जाते हैं और उनका सेल्फ डिफेंस हो जाता है। इसी तरीके से अब ये जो एसिड डाला है चींटी ने और मधुमक्खी ने, तो उसको कैसे आप सही करोगे।
जाहिर सी बात है कि आप बेसिक सॉल्यूशन थोड़ा सा वहाँ लगा लोगे, थोड़ा सोप घोलोगे और वहाँ पर लगा दोगे, तो इस तरीके से आपका एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर बर्र काट ले, बर्र मतलब येलो कलर की जो होती है बड़ी बड़ी, वो उसमें होता है बेस, वो बेस इंजेक्ट करती है, बेस्ट जिसको कहते हैं, वो बेस इंजेक्ट करती है। तब आप क्या करोगे, तब आप ये नहीं कि सोप लगा लो, तब तो और जलन बढ़ जाएगी। तब आप क्या करोगे, कोई लाइट एसिड जैसे सिरका रखा हो, एसिटिक एसिड या नींबू हो, वो आप लगा लोगे, तो जिससे क्या होगा कि वो बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे आप आंट और मधुमक्खी के काटने पर क्या इस्तेमाल करोगे। तो आप कहोगे कि आंट एंड हनी बी इंजेक्ट एसिड इनसाइड आवर बॉडी व्हेन दे बाइट अस, and to neutralize this acid we can apply a light solution of base like soap and then we will get relief from it। तो ये बच्चों आज का ये टॉपिक था, और एक छोटा सा और रह गया है, वो और देख लेते हैं कि देखो नेचर में एक प्लांट होता है नेटल। नेटल प्लांट की पत्तियों में कांटे होते हैं और वो जब चुभते हैं तो एसिड वहाँ रिलीज करते हैं ताकि वो आसपास उसको डैमेज कोई ना कर सके। अब उसने भी अपना सेल्फ डिफेंस किया, लेकिन आपको तो चुभा दिया ना एसिड, अब आप क्या करोगे। तो नेचर ने आपके लिए भी दिया है कि भैया उस नेटल को नुकसान मत पहुंचाओ, और अगर आपने चुभ भी गया है वो कांटा उसका और एसिड आपके अंदर चला गया, तो एक और प्लांट होता है डॉग प्लांट, और डॉग प्लांट की पत्तियों में बेस होता है, तो आप वहाँ पे रगड़ लो। तो नेटल और डॉग ये याद रखेंगे कि और पूछा भी जाएगा क्वेश्चन में कि जब आपको नेटल का कांटा अगर चुभ जाए तो आप क्या करोगे। तो आप कहोगे कि नेचर प्रोवाइड्स अस रेमेडी फॉर दिस नेटल प्लांट एंड डॉग प्लांट ग्रोज साइड बाई साइड to the nettle plant or neighboring area of the nettle plant, and B, the leaves of the dog plant contains some basic substance, so when we rub the leaf of dog plant then we get relief from the nettle's acid। okay, so this is the topic। अब आपने समझ लिया होगा कि पीएच की डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। और अब मैं बताता हूँ कि देखो क्वेश्चन चाहे जो भी आ जाए, एक ट्रिक ये मैं बहुत अच्छी बता रहा हूँ कि इस पर क्वेश्चन तो आता ही आता है। क्वेश्चन चाहे जो भी आ जाए आपको आंसर में यही लिखना है, और ये लिखते हुए फिर एक दो लाइनें अपनी तरफ से लिख देना है कि भाई एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए जो हम बेस अप्लाई कर रहे हैं उससे हमें रिलीफ मिलता है। तो ये वाला ज़रूर नोट कर लें, ये हमने इसीलिए लिखा है ताकि आप नोट करके हर क्वेश्चन में यही आंसर फिट कर सकें। तो ये आलू जैसे होता है कि आलू की जो आलू होता है वो किसी भी सब्जी में डाल दिया जाता है, इसी तरीके से क्वेश्चन चाहे इन पर जो भी आए आपको आंसर में ये डालना ही डालना है, और इस तरीके से आपका आंसर पूरा हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नहीं पसंद आया हो तो भी आप डिसलाइक ज़रूर करें और कमेंट में ये बताएं कि कमी क्या रह गई, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो ला सकूं। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो और डेली लाइफ से उसको टॉपिक को रिलेट करके आपको ये कमी महसूस ना हो कि यहाँ प्रैक्टिकल या जो केमिकल्स हैं दिखाई नहीं जा रहे। क्योंकि डेली लाइफ में हम सारे ये केमिकल्स देखते हैं, रिएक्शंस भी देखते हैं, लेकिन ज़रूरत होती है एक टीचर की जो आपको ये बता सके कि ये फ़लानी रिएक्शन इसमें काम आ सकती है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, नमस्कार।